हम तो जान ही रहे हैं कि बजट पे क्या कुछ आ सकता है, कौन कौन से सेक्टर्स पर खास आपको आज फोकस करना है, लेकिन बाजार पर आज रणनीति क्या अपनानी है, कौन से स्टॉक सेक्टर्स पे फोकस करना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनराठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के मेहुल कोठारी शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए आज आपकी स्पेशल पिक्स कहाँ से आ रही है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। पहले तो आपको सभी को, सारे व्यूअर्स को इस बजट की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि बजट काफी अच्छा और मार्केट के लिए खास करके काफी अच्छा हो। जो सेक्टर्स मैंने चुने हैं, स्पेसिफिकली जो थीम चल रही थी, रेलवे काउंटर्स जो चल रहे थे उसमें से एक है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। तो पहला स्टॉक मैं बता देता हूँ, दोनों ही पोजीशन पे के नेहा जी। पहला है दैट इज जुपिटर वैगन्स, JWL। 404 के आसपास का क्लोजिंग है। यहाँ पर हमें पोजिशनल तौर पे 370 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। टारगेट मेरा 460 का रहेगा। ठीक है, ये कंजर्वेटिव टारगेट है। मुझे लगता है 500 तक के लेवल्स भी इसमें आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो 460 के टारगेट के लिए पहला तो है जुपिटर वैगन्स में खरीदारी करें। दूसरा जो काउंटर मुझे पसंद है इंफ्रा स्पेस से, दैट इज PNC इंफ्रा। मल्टी ईयर हाई का ब्रेकआउट आया है, थोड़ा सा चला है, ब्रेकआउट के ऊपर आया है, तो थोड़ा सा डिप पे बाय करे तो ज्यादा अच्छा है। 415 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। 450 के आसपास PNC इंफ्रा को बाय कीजिए। 415 का स्टॉप लॉस रहेगा और पहला टारगेट मेरा 520 का रहेगा। दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 540 का। तो दोनों ही स्टॉक नेहा जी बाय के लिए है और पोजिशनल तौर पे इसको खरीदना है 2-3 महीने के टाइम पर्सपेक्टिव से। ऑलराइट, धन्यवाद मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज दो स्पेशल पिक्स आती हुई जुपिटर वैगन्स और PNC इंफ्रा, इस पर करिए फोकस और यहाँ पर दमदार कमाई का आपको मौका मिलेगा। लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे और EV फाइनेंस, ग्रीन एनर्जी कंपनियों को बजट में क्या क्या सौगात मिल सकती है, इस पर हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है और ये एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर तरुण हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, आप लगातार इस स्पेस को कवर कर रहे हैं, आपने लगातार उसके बारे में अपडेट्स भी दिए हैं। अब जरा बता दीजिए EV फाइनेंस ग्रीन एनर्जी कंपनियों के लिए बजट में क्या देखने को मिल सकता है? बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि EV फाइनेंस या ये कहें कि जो ट्रांजिशन है उसकी कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, इस पे कुछ ऐलान आज अंतरिम बजट में हो सकते हैं। चाहे वो सोलर कंपनीज के लिए कोई सब इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का ऐलान हो, या आप EV गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें किस तरीके से आपको लोन में आपको सहूलियत दी जाए, इस पे ऐलान हो, या ग्रीन फंड एक तैयार करने की बात हो रही है क्या। क्योंकि जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि या जो ट्रांजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ट्रांजिशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो उस कॉस्ट को कहीं ना कहीं सरकार कम करना चाहती है और उसमें एक सपोर्ट सरकार देना चाहती है। इस वजह से अंतरिम बजट में इस पे ऐलान हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि MSME सेक्टर जो करीबन 40 से 45% जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका पार्ट होता है, उसको कैसे EV के साथ जोड़ा जाए, कैसे वो ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट हो, उसके लिए कोई ना कोई ऐलान इस अंतरिम बजट में हो सकता है। हो सकता है कि एक ग्रीन फंड हो जो इसको फंड करे। यदि आप फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिले। इस तरीके का ऐलान हम उम्मीद कर सकते हैं कि अंतरिम बजट में हो। दुनिया भर में और भारत में भी ये एक स्पेस है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसे किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ये अब एक बड़ा फोकस होने वाला है। देखना होगा कि क्या अंतरिम बजट पे इसको लेके कुछ ऐलान होता है या फिर नहीं। लेकिन इंश्योरेंस स्पेस, इससे भी जुड़ी एक्सक्लूसिव्स आपने जी बिजनेस पर आते हुए देखी है। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इस अंतरिम बजट में कौन से बड़े ऐलान हो सकते हैं, पूरी एक्सक्लूसिव डिटेल्स के लिए सीधे चलते हैं अमरीश के पास। अमरीश, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि दिशा निर्देशक बजट होगा। इसके साथ साथ जो 4 जातियां प्रधानमंत्री ने कही थी उनके आसपास ही ये बजट होगा, यानी कि गरीब, अन्नदाता, नारी और युवा। तो ये जो बजट में इंश्योरेंस का दायरा है, सोशल सेक्टर में जो सिक्योरिटी है उसका दायरा सरकार बढ़ाना चाहती है और इसके लिए जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसका दायरा बढ़ाकर लगभग 7 लाख किया जा सकता है। अभी तक ये 5 लाख का था, उसको बढ़ाकर 7 लाख किया जा सकता है। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है उसको BPL कैटेगरी से बढ़ाकर निम्न मध्यम वर्ग या फिर मध्यम वर्ग तक किया जा सकता है। एक जानकारी और हमारे पास है कि बुजुर्गों के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम कई बार बहुत ज़्यादा होता है, कई बार बहुत मुश्किल होती है उनको इंश्योरेंस में, तो उनके लिए इंश्योरेंस की एक खास स्कीम सरकार अनाउंस कर सकती है जो कि इस बजट में या फिर जो पूर्ण बजट होगा उसमें इसकी घोषणा हो सकती है। तो कुल मिलाकर सरकार की पूरी कोशिश है कि सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाया जा सके और लोगों को अफोर्डेबल और ईजी हेल्थ केयर आसानी से मिल सके, इसके लिए कोशिश होगी। कैशलेस स्कीम को लेकर सरकार और आगे बढ़ रही है और जितने
भी ऐसे एक्सीडेंटल केसेस होंगे उनके लिए 1.5 लाख तक का जो इंश्योरेंस है वो और इलाज लगभग 10 दिनों के लिए जो ट्रीटमेंट है वो सब कुछ सरकार कैशलेस करने की कोशिश में है और ये तैयारी भी सरकार कर चुकी है। उसकी भी अनाउंसमेंट हमको बजट में आती हुई दिखेगी। तो कुल मिलाकर सरकार का पूरा फोकस है कि सबको सोशल सिक्योरिटी दी जाए, अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिले। इसके लिए इंश्योरेंस का रास्ता सरकार चुन सकती है। जी ओके, चलिए, तो ये एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है जी बिजनेस की तरफ से और इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन रेलवे एक ऐसा सेक्टर जिसमें हमने देखा है कि पूरा सेक्टर बहुत जबरदस्त तरीके से तेजी से आगे बढ़ा है। इस बार रेलवे सेक्टर की बजट से किस प्रकार की उम्मीदें हैं ये भी जान लेते हैं। आशीष के पास है पूरी डिटेल्स। आशीष, फर्राटा रफ्तार से पूरा सेक्टर भागा है, क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार? अभी भी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़िया, रफ्तार और बढ़ती हुई नजर आएगी। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो केपेक्स का आउटले दिया था पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर 15% की बढ़त देखने को मिल सकती है। 2.83 लाख करोड़ के आसपास का एलोकेशन है यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार का लगातार फोकस है इस पूरे सेक्टर पर। जैसे कि आपने बताया कि रफ्तार यहाँ पर आई है। अब 2013-14 के मुकाबले अगर आप देखें तो लास्ट बजट में जो एलोकेशन है इसमें 9 गुने की बढ़त देखने को मिली थी। और सरकार का जिस प्रकार से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस है, इससे कंपनियों को फायदा देखने को मिलेगा। साथ में हाई स्पीड ट्रेन है, नई लाइंस हैं और सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ये भी एक ऐसी चीज़ है जहां पर सरकार खास फोकस करके चल सकती है। तो रेलवे की रफ्तार और यहां से बढ़ेगी। ओके, चलिए, तो हमने जान लिया कि रेलवेज के लिए क्या कुछ खास आ सकता है। लेकिन रेलवेज के साथ ही पावर सेक्टर, तेजी का करंट हमने यहाँ पर दौड़ता हुआ देखा है। बजट की में क्या उम्मीदें हैं इस सेक्टर के लिए, कुशल से जान लेते हैं। कुशल, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन, ऑफशोर विंड और बायोगैस में कुछ नई योजनाएं जो है एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर ऐलान किए जा सकते हैं। एंड साथ ही जो रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है उसमें जो बिजली रिफॉर्म्स है उसको जारी रखने के लिए स्टेट एलोकेशन आपको आगे चलकर अभी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही सूर्योदय योजना जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑलरेडी ऐलान कर दी है, उसके तहत सोलर को बढ़ावा देने पर बड़ा फोकस है और इसके अंतर्गत आगे चलकर जो पहले से सब्सिडी डिसाइडेड है वहाँ पर सब्सिडी का काउंट आपको और बढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है। इलेक्ट्रोलाइजर और बैटरी कंपोनेंट्स में भी जो ड्यूटी है उसमें भी कमी होने की संभावनाएं लगाई जा रही है और इसी वजह से यहाँ पर पावर सेक्टर पूरे बजट में फोकस में रह सकता है। बिल्कुल, तो पावर सेक्टर बजट में फोकस में रहने वाला है। लेकिन कंजम्पशन सेक्टर, FMCG, यहाँ पर भी हमने देखा है बहुत सारी उम्मीदें निकल कर आती हैं। इस पूरे सेक्टर को नुपुर बहुत क्लोजली ट्रैक करती है। नुपुर, जरा बताइए क्या कुछ आपके एनालिसिस में निकल कर आ रहा है, क्या कुछ देखने की उम्मीदें हैं इस पूरे स्पेस के लिए? बिल्कुल, कंजम्पशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्पेशली जो ग्रामीण मांग है वहाँ पे थोड़ी हमने नरमी देखी थी। इसके चलते इस बार उम्मीद यही है कि इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार काफ़ी कुछ एक्शन में ला सकती है। टैक्स पिछली बार भी हमने देखा था कि जो न्यू रेजीम थी उसकी जो लिमिट है वो बढ़ाई गई थी। अब उम्मीद यही है कि यहाँ पे फिर से और ज़्यादा एग्जेम्पशंस दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो लिमिट है, मिनिमम लिमिट, उसे भी बढ़ाने की उम्मीद है। इंफ्रा पे जो खर्चे वो सरकार लगातार बढ़ाती हुई नजर आई है। केपेक्स बढ़ेगा जिसकी वजह से जो ग्रामीण की इनकम होती है वो बढ़ती हुई आपको नजर आ सकती है। नरेगा का जो आवंटन है उसे भी बढ़ाने की उम्मीद लेके चल रहे हैं। सिगरेट्स, पिछली बार जो टैक्स की बढ़त आई थी, इस बार उम्मीद है कि यहाँ पे कोई बढ़त नहीं आएगी, तो पॉजिटिव हो सकता है कंपनीज के लिए। केपेक्स अगर बढ़ता है तो केबल कंपनीज के लिए भी फायदा होता है क्योंकि डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है। तो उम्मीद यही है कि केपेक्स में जो आवंटन है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, जिससे B2C लाइटिंग, स्विचेस, स्विच गेयर, वायर्स की मांग आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की जैसे तरुण ने बात की है, वहां पर भी जो आवंटन है वो भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो कंजम्पशन पे फोकस रहेगा। टैक्स से जुड़े एग्जेम्पशन से बड़ा बूस्ट मिलता है तो वहां पे रखनी है नजर। तो कंजम्पशन और FMCG स्पेस, ये भी आपके रेडार पर होना चाहिए। कुछ बड़े ऐलानों की उम्मीद यहाँ पर भी निकल कर आ रही है। लेकिन रियल एस्टेट स्पेस, जितने भी घर खरीदार होते हैं, जितने भी बिल्डर्स होते हैं, वो यही जानना चाहते हैं कि क्या कुछ बजट से निकल कर आ सकता है। अरमान, जरा बताइए, इंफ्रा स्पेस के बारे में हमने जाना, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर क्या कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, रियल एस्टेट और हाउसिंग के लिए सबसे पहले अगर आप बात करें तो मिड इनकम हाउसिंग के लिए जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, यहाँ पर आपको हो सकता है डिटेल्ड गाइडलाइंस वो आ सकती है। उसी के साथ साथ रूरल वेलफेयर स्कीम जैसे हाउसिंग फॉर ऑल या फिर अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग के लिए आपको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, यहाँ पर भी आपको हो सकता है कुछ यहाँ पर संभव हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि अच्छा खासा यहाँ पर आपको मूवमेंट आता हुआ दिखा था, यहाँ पर बजटरी एलोकेशन यहाँ पर भी बढ़ सकता है। और ओवरऑल अगर आप देखें पूरा हाउसिंग और इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए एलोकेशन बढ़ने का यहाँ पर अनुमान है।
चलिए, तो रियल एस्टेट स्पेस है, इसको भी मिस मत करिएगा। लेकिन डिफेंस स्पेस, इससे जुड़ी कुछ बड़ी खबरें, इसमें हमने देखा कुछ बड़े ऑर्डर्स की खबरें लगातार आप जी बिजनेस पर सुनते रहते हैं, लेकिन अंतरिम बजट में क्या कुछ मिल सकता है, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल लेकर जी बिजनेस संवाददाता अनुवेश रथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं देख रही हूँ दिल्ली में ठंड तो है, इस ठंड के साथ साथ बारिश भी वहां जबरदस्त हो रही है। अनुवेश, जरा बताइए क्या डिटेल है आपके पास? जी देखिए, इस बार का जो अंतरिम बजट है उसको 7 से 10% तक बढ़ाया जा सकता है। पिछले बार का जो फुल प्लेजेड बजट था उसमें अगर आप देखें तो 5.94 लाख करोड़ का ये बजट था। और इस बार की बात करें, इस बार गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट्स में काफ़ी फोकस कर रही है। पिछले साल का अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो वो 16,000 करोड़ के आसपास थी और उसको बढ़ा के इस बार 20,000 करोड़ तक ले जाने की बात की जा रही है। इस जो एक्सपोर्ट ऑर्डर की बात की जा रही है, इसमें सिर्फ डिफेंस PSUs ही नहीं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी रहने की बात की जा रही है। इसी के साथ साथ IC-1 का जो रिपीट ऑर्डर है, IC-1 यानी एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है, उसका एक रिपीट ऑर्डर भी इस बार बजट में अनाउंस करने की बात की जा रही है। ये बता दें कि जो IC-1 है, रिपीट ऑर्डर जिसका आने वाला है, वो कोचिन शिपयार्ड बनाती है और ये एक बहुत बड़ी ऑर्डर हो सकती है इंडियन डिफेंस के लिए अगर हमें दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मेक इन इंडिया के तहत मेड इन इंडिया मिल जाए तो। ओके, चलिए, तो डिफेंस स्पेस, यहाँ पर कुछ बिग बैंग ऐलानों की तैयारी है और जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें ये टॉप श्रेणी में आ रहा है क्योंकि कुछ बड़े ऐलानों की उम्मीद यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आइए अब जरा कमोडिटी बाजार में भी जो एक्शन है उसको समझ लेते हैं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। अजय सर, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। कच्चे तेल पर ही फोकस कर लेते हैं, आज बड़ा दिन है, ओपेक प्लस की बैठक है। वैसे तो बताया जा रहा है कि कुछ खास होना नहीं, लेकिन उससे पहले ही कच्चा तेल $2-2.5 फिसल चुका है कल के सेशन में, तो आज क्या करना है? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली कच्चे तेल की अगर बात करें तो अनसर्टेनिटी कंटिन्यू बढ़ते हुए जा रही है। हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल में प्राइसेस अभी भी एज ऑफ नाउ $80 के ऊपर जरूर मेंटेन है सप्लाई कंसर्न्स को देखते हुए, लेकिन इन्वेंट्री और चाइना से जो नंबर्स है वो काफी खराब आते हुए, तो आई थिंक एक करेक्शन मोड में है मार्केट। कल भी हमने लगभग 2.5% की गिरावट MCX पे आते हुए देखी, ये कंटिन्यू रह सकता है। और आज के सेशन में हमें लगता है कि अगर 6350 मिलता है तो बेच के चलिए, नीचे में 6200 से 6220 तक के भी लेवल मिलेंगे। टाइमिंग थोड़ी गिरावट हम कच्चे तेल में कंटिन्यू आते हुए देख पाएंगे। तो ये तो बात कच्चे तेल की हो गई। सोने चांदी में क्या करना है, क्योंकि जिस तरह का ऐलान निकल कर आया है, जेरोम पावेल साहब ने तो पूरी तरह से रेट कट को लेकर उम्मीदों पे पानी फेर दिया एक तरह से। डॉलर रिकवर हुआ है, बॉन्ड यील्ड्स नीचे हैं, ऑलमोस्ट महीने भर के लोस पर है। सोने चांदी में क्या करना है? पहला चीज ये हमें CME वॉच टूल था, वो पहले ही जनवरी में अलर्ट दे चुका था कि मार्च में कोई रेट कट नहीं होगा। आई थिंक अब मई या जून में ही रेट कट होता हुआ दिखाई देगा, तो गोल्ड ने ऑलरेडी एक करेक्शन मोड ले चुका था। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से प्राइसेस ने 2020 का सपोर्ट ले रखा था, थोड़ी बहुत रिकवरी भी दिखा रहा था, बट टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में कल का जो नंबर्स आए हैं ADB के वो थोड़े से प्रेशर था, और फेड के जो स्टेटमेंट है उसके बाद गोल्ड मुझे लगता है साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में एक रेंज बन जाएगा, 63,000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इंटरनेशनल में भी 2056 के ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक करेक्शन ले सकता है जहां पे MCX पे गोल्ड 62,100 तक का लेवल दिखा सकता है, जबकि इंटरनेशनल में वापस 2020 तक के लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएंगे। ओके, चलिए, तो कच्चे तेल और बुलियन पे खास फोकस रखिएगा और आपके सामने स्ट्रैटेजीज भी केडिया जी ने रख दी। लेकिन आइए अब बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की और जान लेते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर कहां पर है। अरमान के पास है पूरी डिटेल्स। अरमान, बताइए। बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले बात करें पेटीएम की, जो वहां पर खबर आती हुई दिखी है। जेफरीज यहां पर डाउनग्रेड करते हुए दिख रहे हैं बाय से अंडर परफॉर्म पर, और टारगेट जो है वो भी अच्छा खासा घटा रहे हैं, 1050 से घटाकर 500 का टारगेट कर दिया है। मैक्वायरी की बात करें, मेंटेन रख रहे हैं न्यूट्रल का स्टैंड को, टारगेट 650 का। सिटी मेंटेन रख रहे हैं न्यूट्रल को, टारगेट रख रहे हैं 900 का। मारुति यहां पर भी 3 रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, मेंटेन रख रहे हैं बाय को सिटी, और टारगेट कट कर रहे हैं 14,500 से घटाकर 14,200 का कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट वो भी कट कर रहे हैं 11,396 से घटाकर 11,228 का कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन की बात करें तो वो मेंटेन रख रहे हैं न्यूट्रल के स्टैंड को, टारगेट बढ़ा रहे हैं 10,255 से बढ़ाकर 10,850 का कर रहे हैं। सन फार्मा पर 2 रिपोर्ट्स हैं, सिटी मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट बढ़ा रहे हैं 1380 से बढ़ाकर 1640 का कर रहे हैं। जेफरीज की बात करें तो मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट बढ़ा रहे हैं 1535 से बढ़ाकर 1585 का टारगेट कर रहे हैं।
अंबुजा सीमेंट यहां पर भी 3 रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं। CLSA मेंटेन रख रहे हैं सेल को, टारगेट बढ़ा रहे हैं, 490 से बढ़ाकर 500 का टारगेट कर रहे हैं। मैक्वायरी मेंटेन रख रहे हैं आउट परफॉर्म को, टारगेट 501 का। और अपेसिटी की बात करें तो मेंटेन रख रहे हैं बाई को, टारगेट बढ़ा रहे हैं 500 से बढ़ाकर 645 का टारगेट कर रहे हैं। जुबिलेंट फूड्स यहां पर भी 3 रिपोर्ट्स है। CLSA मेंटेन रख रहे हैं सेल को, टारगेट कट कर रहे हैं 502 से घटाकर 490 का कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स मेंटेन रख रहे हैं न्यूट्रल को, टारगेट कट कर रहे हैं 505 से घटाकर 475 का कर रहे हैं। जेफरीज की बात करें तो मेंटेन रख रहे हैं होल्ड को, टारगेट वो भी कट कर रहे हैं 580 से घटाकर 500 का टारगेट कर रहे हैं। और अंत में श्री सीमेंट यहां पर 3 रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। सिटी डबल अपग्रेड कर रहे हैं उसको, सेल से न्यूट्रल पर, टारगेट बढ़ा रहे हैं 24,000 से बढ़ाकर 30,000 का टारगेट कर रहे हैं। CLSA मेंटेन रख रहे हैं रेड्यूस को, पर टारगेट वो भी बढ़ा रहे हैं 27,200 से बढ़ाकर 29,670 का कर रहे हैं। और अंत में गोल्डमैन सैक्स की बात करें, मेंटेन रख रहे हैं सेल को, टारगेट वो भी बढ़ा रहे हैं 24,180 से बढ़ाकर 26,450 का कर रहे हैं। तो ब्रोकरेजेस ने आज बहुत मेहनत करवाई है अरमान से, और बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिन पर उनका फोकस है। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जितने भी भाषण हैं उसकी एक एक बारीकी सटीक तरीके से हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन पिछले बजट भाषणों का एक बड़ा ही रोचक विश्लेषण है जो आशीष ढूंढकर आपके सामने रखने वाले हैं। आशीष बताइए क्या एनालिसिस निकली है? देखिए, सारे जो बजट स्पीचेस हैं इनको हमने एनालाइज करके देखा है कि कौन से शब्द के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होता है और इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। तो सबसे बड़ी स्पीच 2019 जो कि एक इंटरिम बजट था वही है 2 घंटे 17 मिनट के आसपास। 2020 में 2 घंटे 41 मिनट, 2021 में 1 घंटा 40 मिनट, 2022 में 1 घंटा 30 मिनट, और जो लास्ट बजट था अब तक की स्पीच के लिहाज से आप देखिए शॉर्टेस्ट था 1 घंटे 27 मिनट का। अब यहाँ पर फोकस देके कहाँ होता है, अगर आप 2023 पिछले साल के जो बजट है इसमें अगर आप देखें तो डेवलपमेंट फोकस था, 38 बार ये शब्द दोहराया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर 28 बार, डिजिटल 22 बार। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2022 में यहाँ पर भी फोकस डिजिटल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिला है। 2021 में हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी फोकस था, 31 बार ये शब्द को दोहराया गया, 28 बार डेवलपमेंट पर फोकस किया गया। और 2020 में देखा जाए तो यहाँ पर भी हाउसिंग, एजुकेशन, ये प्राइमरी जो है फोकस रेडार पर रहे। और बात करें अगर आप 2019 की तो यहाँ पर भी देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी, ये शब्द सबसे ज़्यादा दोहराए गए थे। अब इस बार देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कोई नया शब्द लेकर आती हैं या फिर इन्हीं शब्दों पर फोकस रहता है। धन्यवाद आशीष डिटेल के लिए।